हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार और पंजाब के शहर लाहौर में जिस तेज़ी से सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं, समझ नहीं आता कि किधर देखें, किसका ट्रैक रखें, कौन क्या कर रहा है। और जब दिन ख़त्म होने वाला होता है तो पता चलता है कि हुआ कुछ नहीं है। मुलाकातें बहुत हुई हैं, दावे बहुत हुए हैं और तकरीरें बहुत हुई हैं, लेकिन इन दी एंड कुछ समझ नहीं आ रही। समझ आएगा उसी दिन पर आपको पता लगेगा कि निकाह फिजा से हो रहा है या शिजा से हो रहा है। हाँ खैर, अब फिज़ा है या शिजा है, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ आज हमने अपने दोस्त भी बुलवाए हैं। हमारे रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में नादिर गुरमानी, जो ये सारी सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं, और उमर फ़ारूक लाहौर में हैं, जहाँ ये पंजाब हुकूमत को गिराने का या बचाने का गेम चल रहा है। कल जब पूरे दिन यही चलता रहा कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने जो महर बुखारी को इंटरव्यू दिया उसने आग लगा दी, और उसमें उन्होंने कहा कि 100% हम अपोजिशन के साथ हैं और बहुत देर हो चुकी है, हम नहीं जाएंगे। फिर अचानक सुबह सुबह उनका बयान आ गया ताज़ा कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तक हमने अपोजिशन को ज्वाइन करने का प्लान नहीं बनाया है, इमरान खान बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं और हम अभी तक हुकूमत के साथ हैं। तो सबको लगा कि हुआ क्या है, तो कुछ थोड़ा हमने भी एंटी गवर्नमेंट ने कब से पहले बता दिया था कि क्या। हाँ बिल्कुल, वो एंटी गवर्नमेंट अगर हिम्मत है तो चला दो ना। वो नहीं, अभी नहीं है ना क्लिप पूरा सेट हो नहीं, वो तो फिर तो शो क्लोज करना पड़ेगा ना, फिर वो तो इटसेल्फ एक पूरी। हमारे हर नाज़िर को पता है कि एंटी गवर्नमेंट ने क्या, तो बस फिर चलाने का क्या। हाँ, तो नादिर अगर आपसे शुरू करें, अब ये भी नया जो वो परवेज़ इलाही साहब ने लाहौर जाने के बाद एक सनसनीखेज़ इंटरव्यू दिया कि जनाब कुछ अपोजिशन की सेफ़ कस्टडी में कोई हुकूमती अरकान हैं, कोई 10 से 12। फिर उसके बाद ज़ाहिर है आपको पता है ज़राए से ख़बरें चलनी शुरू हो गई कि नहीं, वो सिंध हाउस में असल में उन्हें रखा हुआ है। तो आप गए भी थे सिंध हाउस, आपको कुछ मिला? देखिए, सिंध हाउस में इस हवाले से जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात की गई तो उन्होंने भी कोई क्लियर बात नहीं की। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं, तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो सिंध हाउस में ज़रूर मौजूद हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी इशारतन कहा कि अगर वहाँ पर सिंध हाउस में कोई अरकान मौजूद हैं तो सिंध हाउस तो है ही अरकान कौमी असम्बली के लिए, अरकान पार्लियामेंटेरियन के लिए, तो अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो इसमें कोई मज़हका नहीं है, वहाँ पर अरकान हो सकते हैं। ये ख़बरें ज़रूर चली, लेकिन इस हवाले से जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब की बात है, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग काफ ने 2 रोज़ कबल ये अनाउंस किया था कि मुशावरत के बाद तकरीबन 48 घंटों में मुस्लिम लीग काफ अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेगी। कल एक्सपेक्टेड था, मुस्लिम लीग काफ ने यह कहा था कि आज जो मुशावरत है वो हतमी मुशावरत होगी, और मुस्लिम लीग काफ की MQM से भी मुज़ाकरात हुए, और साथ ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा भी चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर पहुँचे थे, लेकिन वो इजलास जो था वो बेनतीजा ख़त्म हुआ। और उसके बाद जो परवेज़ इलाही साहब का एक इंटरव्यू सामने आया, जो उसमें बातें की गई वो तो खुल के ये था कि हम अपोजिशन के साथ हैं। लेकिन आज जो बयान जारी किया गया 2 रोज़ पहले, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब का बयान आया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए, ऐलान जो हैं वो जलसों से मुतल्लिक वो वापस लिया जाए। लेकिन आज परवेज़ इलाही साहब का जो बयान है, आप उसमें देखें तो वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े ईमानदार और उनकी नीयत अच्छी है। तो वो जहाँ पर अपोजिशन इमरान खान पर तनकीद करती रही, वहीं पर हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी तनकीद करती रही, और आज वो कहते हैं कि खान साहब बड़े ईमानदार। और नहीं, गुरबानी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ 1 मिनट कि आप ये जुमला जो है कि इमरान खान बहुत ईमानदार आदमी हैं और अच्छे हैं, एग्जैक्टली यही जुमला कल उन्होंने महर बुखारी के साथ इंटरव्यू में इस्तेमाल किया था, तो ये तो उनका मौक़िफ़ है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी तो कहते हैं ना कि उनकी ईमानदारी वगैरह अपनी जगह, लेकिन ना तजर्बेकारी भी साथ साथ है। उनके जो वज़ीर मुशीर हैं वो पता नहीं उन्हें कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, ये भी तो वो कह रहे हैं ना। इससे तो वो कभी भी नहीं मुकरे कि वो ईमानदार नहीं है। लेकिन देखें, कल वाले ये बिल्कुल उसमें जुमला है, लेकिन आज वाले जो बयान में है उसमें किसी भी ऐसी चीज़ की निशानदेही नहीं है। आज जो भी बयान है वो तमाम का तमाम बयान जो है
वो मुस्बत है, इसमें कहीं भी तनकीद नहीं की गई, बल्कि समझें कि वजाहत की गई है कि नहीं हम तो अभी तक हुकूमत के साथ हैं, काबीना का हिस्सा हैं। ऐसे ही जैसे पहले जो GDA के रहनुमा हैं उनसे बात हुई, वफाकी वज़ीर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा से बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हम तो हुकूमत के साथ हैं। अभी तक उन्होंने बल्कि कहा कि मैं काबीना में शामिल हूँ तो इसका मतलब है कि हम हुकूमत के साथ अभी तक हैं। तो मैंने सवाल किया कि काबीना में तो अभी मुस्लिम लीग काफ और MQM भी शामिल है, तो फिर मतलब ये कैसे समझा जाए कि GDA जो है वो हुकूमत के साथ ही रहेगी? तो उस हवाले से उनका जवाब नहीं है। तो आज का अगर आप बयान जो 4 से 5 लाइनें हैं वो उठाकर देखेंगे तो उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या वफाकी वुज़रा या जलसों से मुतल्लिक किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। ठीक है, कल जो नादिर अभी वापस आते हैं क्योंकि हमें लाहौर भी जाना है। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है लाहौर गए और उनका इस्तकबाल किया कुछ बैनर्स ने, वहाँ पर लगे हुए थे बैनर्स जिनमें ये वज़ीर आला जो इनको ही होना चाहिए। तो उमर, आप ज़ाहिर है इसको पहले से देख रहे थे, लेकिन क्योंकि पूरी काफ जाकर के इस्लामाबाद बैठ गई थी और अब वापस आ गई है, तो ये जो बैनर्स की कहानी है, ये बैनर्स किसने लगाए? मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया। ये बैनर्स जो हैं डेविस रोड पे जब आप जाते हैं तो मुस्लिम लीग काफ का दफ्तर मौजूद है और वहाँ पर ये पैनाफ्लेक्सेस लगीं और पैनाफ्लेक्सेस जो हैं उस पर मिन जानिब लिखा हुआ था कि सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग काफ के जो हैं उनकी जानिब से ये लगी हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि वज़ीर पंजाब की ये मजबूरी है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ज़रूरी है। तो लेकिन ये बैनर्स जो हैं ये एक बड़ी खलबली मची आज लाहौर में कि ये बैनर्स क़यादत की मर्ज़ी से लगवाए गए हैं या ये कारकुनान ने अपनी मर्ज़ी से लगवा दिए हैं। परवेज़ इलाही का इस हवाले से मौक़िफ़ जो सामने आया है उसमें उनका ये कहना है कि ये मेरी मर्ज़ी से नहीं लगे, लेकिन ये एक बड़ी डिफरेंट सी सूरत हाल है क्योंकि काफ लीग को अगर जो भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से तो उसको ये मालूम है कि ऐसे स्टेप्स जो हैं वो कारकुनान ख़ुद नहीं लिया करते और ये क़यादत की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। परवेज़ इलाही साहब ने यह भी दावा किया कि जैसे ही उनको ये पता लगा तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर हिदायत की कि ये बैनर जो है वो उतार दिए जाएं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि आइन में बड़े क्लियरली वाज़ेह है कि तब्दीली कैसे आनी है और वो ऐवान के ज़रिए ही आ सकती है, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए आ सकती है, पोस्टर्स के ज़रिए नहीं आ सकती। अब बैनर्स के ज़रिए तो ज़ाहिर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अच्छा, यही बात जो बैनर्स पे आई है खुद परवेज़ इलाही अपनी ज़बान से कह चुके हैं कि नून और पीपल्स पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं चीफ मिनिस्टर होऊंगा। तो जाहिर है वो और अगर सदर यूथ विंग लगा रहे हैं तो जाहिर है वो पार्टी के ऑफिस बेरर तो है ना। तो उमर फारूक, जो सबसे इस वक्त पंजाब के मुतहर्रिक सियासतदान हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनकी भी सुनाइए कि जाहिर है उनको भी ये होगा कि यार ये जो वज़ीर आला की बातें हो रही हैं तो मेरा क्या कसूर है, तो वो क्या हाथ पांव चला रहे हैं इस वक्त? वज़ीर आला पंजाब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और पिछले 5 दिनों के दौरान उन्होंने कोई 150 से ज़ायद अरकान सूबाई और रुकन कौमी असम्बली से मुलाकात की है। अच्छा। और इसमें मुस्लिम लीग नून के भी 2 अरकान शामिल हैं, जिसमें MP जलील शरकपुरी और मौलाना ग़ियासुद्दीन शामिल हैं। इसमें तरीन ग्रुप के अरकान भी शामिल थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ साथ हम ख्याल ग्रुप जो कि PTI के अंदर बना था सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के नाम से, उसमें 14 अरकान शामिल हैं, उसके अरकान से भी मिल चुके हैं। तो उमर उनसे वज़ीर आला कुछ पूछना चाह रहे हैं या वो वज़ीर आला से कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ पता लगा आपको? वज़ीर आला ही बेसिकली उनको एतमाद में ले रहे हैं और जो हुकूमती उसके बाद जारी होती है CM सेक्रेटेरिएट से प्रेस रिलीज़ेस सारी, उसमें यही आता है कि तमाम अरकान जो हैं वो मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं इमरान खान पर भी और वज़ीर आला पंजाब पर भी। और हमारी ख़ुद भी जो बात हुई है ख़ास तौर पर हम ख्याल ग्रुप से, तो उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के साथ वो खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में और इमरान खान के साथ भी जो उनके इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स के जो इख्तलाफात हैं उसको दूर करने के लिए वो बैठने के लिए तैयार हैं और इस पर उनकी बात भी हो गई है। ज़राए का अलबत्ता पंजाब हुकूमत के ये भी कहना है कि जो छोटे मोटे काम हैं इन अरकान के वो फौरी किए जा रहे हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हलकों में हैं उस पर फौरी अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं। तो बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं वज़ीर आला पंजाब की। आज भी उन्होंने 30 से ज़्यादा जो हैं वो लोगों से मुलाकातें की हैं, जिसमें सूबाई वुज़रा भी शामिल हैं और अरकान असम्बली भी हैं। लग यूँ रहा है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को एक ये भी टास्क सौंपा है कि पंजाब से जिन MNAs का ताल्लुक़ है उनसे भी वो मुलाकातें करें और उनकी रिजर्वेशन जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद पे जिस दिन वोटिंग है उससे
कबल इनको दूर किया लेकिन जाए। उमर वो तो गायब है ना, जिन्होंने अपेरेंटली वोट देना है हुकूमत के गिर्द, वो तो गायब हैं और उनका तो पता ही नहीं चल रहा। वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ये तरीन ग्रुप कंट्रोवर्सी भी कहाँ तक पहुँची, क्या वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, किसके साथ आ रहे हैं, वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। नादिर, ये बताइए कि कल तक जो सूरत हाल थी वो ये था कि बिल्कुल एक तसादुम किसी कैफियत थी, क्योंकि हुकूमत ने भी अपना जलसा अनाउंस किया हुआ है, पीडीएम ने भी मार्च अनाउंस किया हुआ है, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ ना कुछ जो है दोनों पीछे हटेंगे। अभी तक आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है डी चौक के बाहर जो तमाशा होने वाला है कि वो शायद ना हो? बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है और इसमें आप अगर देखें तो जो गुज़िश्ता 2 दिन थे वो इंतहाई अहम थे और मुस्लिम लीग काफ ने ये ऐलान किया कि हमारे मामलात जो हैं वो तकरीबन हतमी मराहल में मुज़ाकरात वो दाखिल हो चुके हैं। अब सिर्फ जो 2 जमातें हैं उनको एतमाद में लेकर तो ऐलान किया जाना है। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है, यहाँ जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद मुक़्तदर हल्के भी ये नहीं चाहते कि 23 या 24 तक ये जो मामलात हैं वो सामने आएँ या इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अपनी हतमी हिकमत अमली का ऐलान करें। आप देखें कि जो पीडीएम ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था, हालांकि वज़ीर दाखिला की जानिब से और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि वो तारीख़ तब्दील कर दें, लेकिन वो उस तारीख़ पर डटे रहे। लेकिन अब देखें तो कल मौलाना साहब ने ये भी कहा कि वो कोई कारकुन 24 की रात तक जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो और बड़ा ज़ोर देकर कहा। तो एक तो उन्होंने ये फ़ैसला वापस लिया, फिर आज हतमी इजलास होना था मुस्लिम लीग काफ का, जब सारा मीडिया मुस्लिम लीग काफ और चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह के बाहर पहुंचा और 2 घंटे तक वहां पर हम खड़े रहे। उसके बाद पता चलता है कि चौधरी बरादरान जो हैं वो तो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं और आज का इजलास जो है वो मनसूख हो गया है। तो उसके बाद आज जो एक्सपेक्टेड था कि हतमी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, जरदारी हाउस में कोई एक्टिविटी होगी, ये भी कहा गया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ शायद हाई कोर्ट से रुजू किया जाए जो बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान और MQM से मुज़ाकरात हैं ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के, वो तो क्लियर हो चुके हैं। जो सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी वो चीज़ें सामने आईं। इस वक्त जो नज़र है वो मुस्लिम लीग काफ पर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर है कि वो क्या करते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो आज होनी थी वो सरप्राइजिंग था कि वो चीज़ें नहीं हुई और चौधरी बरादरान अब यहाँ से लाहौर पहुँचे हैं। तो ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद 24 से 25 तक कोई हतमी जो कार्ड है वो उन इत्तेहादी जमातों की जानिब से ना खेला जाए। ठीक तो नादिर, बेसिकली गेम तो ये हुई ना कि इस मैच का फैसला आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पर ही होगा ना। हाँ। उससे पहले तो हम सिर्फ जैसे हम यहाँ बैठ रहे हैं कयासराइयाँ कर रहे हैं कि अगर ये हुआ तो वो हुआ। ऐसा ही लग रहा है आपको? देखिए, कयासराइयाँ जहाँ तक हम तो एक राय दे सकते हैं, लेकिन जब क़यादत अब चौधरी शुजात साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जरदारी साहब से हमारे मामला तय हैं। अब आगे क्या होगा उन्होंने ये भी बताया कि अब हमारी जो बातचीत है वो MQM के साथ चल रही है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ चल रही है। अब आज देखें कि जहाँ पर काफ लीग की क़यादत इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हुई, वहीं पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं का भी बयान आया कि हम तो इत्तेहादी जमातें जो दीगर हैं उनके साथ हम मिलकर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, हम तो बलूचिस्तान के मसाइल को देखकर फ़ैसला करेंगे और हमारी अपनी हिकमत अमली होगी। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आपको याद है कि गुज़िश्ता 5 दिनों से ना सिर्फ काफ लीग और MQM बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके राब्ते हैं। तो आज के दिन में ये बड़ी तब्दीली आई है कि काफ लीग हतमी फ़ैसला नहीं कर सकी, आज का इजलास मनसूख करना पड़ा। उमर फारूक, पिछले एक हफ्ते से बड़ा शोर था अलीम खान ग्रुप का और तरीन ग्रुप का कि अलीम खान लंदन चले गए हैं, उन्होंने वहाँ जहांगीर तरीन से मुलाकात भी कर ली है और ऑनलाइन खिताब कर रहे हैं और अब ये तय कर लेंगे। वहाँ पर भी आपको लगता है कि बिल्कुल खामोशी हो गई है? जी, तरीन ग्रुप की जो सबसे बड़ी जो अमेजिंगली ये नज़र आया कि जिस वक्त हमजा शहबाज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर गए और उससे कबल तरीन ग्रुप ने अपना इजलास किया, उसके बाद हमजा शहबाज से मुलाकात की, तो आपको याद होगा जिस वक्त जहांगीर तरीन की पेशियाँ हो रही थी और ये ग्रुप तश्कील पाया था जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े होने के लिए, तो उस वक्त इनकी तादाद कोई 25-26 MPs की थी और 6 MNAs थे इनके साथ।
तो इंटरेस्टिंगली जब हमज़ा के साथ मुलाकात हुई इनकी, तो 10 से भी कम MPs थे वहाँ पर शरीक। और वो लोग जिन्होंने मुलाकातें की थी वज़ीर आला से पहले चंद दिन कबल, वो भी उस मुलाकात का हिस्सा नहीं थे। तो ये ग्रुप जो है हमें श्रिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। इसहाक खाकवानी जो कि तरीन ग्रुप के सीनियर रुकन हैं, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि अलीम खान 2-4 घंटे के लिए आए थे हमारे ग्रुप में अपनी मर्ज़ी से और फिर न जाने कहाँ गायब हो गए। अलबत्ता जहाँ से जहांगीर तरीन ग्रुप और मुलाकात का ताल्लुक़ है अलीम खान की, तो उसके डिनाइल मोड में है तरीन ग्रुप, और वो ये कहता है कि उनकी कोई मुलाकात लंदन में नहीं हुई है। तो तरीन ग्रुप जो है, अगर हमज़ा शहबाज उनके पास जा रहे हैं और उनके तर्जुमान हमज़ा के बाहर निकल कर ये कहते हैं कि हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब होंगे, तो फिर सवाल ये उठता है यहाँ पर, तो फिर किस किस्म की श्योरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने परवेज़ इलाही को दी है फॉर चीफ मिनिस्टरशिप, अगर हमज़ा भी अपने लिए लॉबिंग ख़ुद कर रहे हैं। तो तरीन ग्रुप जो है वो श्रिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी कल एक उनके रुकन खुरम लगारी हैं MPA पंजाब से, उनसे बात हुई तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं लाताल्लुकी का इजहार कर चुका हूँ इस ग्रुप से। उनकी चंद रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रुप था वो तश्कील इसलिए पाया था कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो वो समझते हैं कि ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको एड्रेस किया जाए। कतन उसका एजेंडा ये नहीं था कि हम आगे चलकर हमज़ा शहबाज के साथ मुलाकातें करेंगे या माइनस बुज़दार हमारा फार्मूला होगा। तो तरीन ग्रुप के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं। उनके 2 MPs जो हैं महर असलम भरवाना, फैसल जब्बाना, वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात कर चुके हैं। उसके साथ ही जब अलीम खान ने ये ग्रुप थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया, अपने आप को हिस्सा ज़ाहिर किया उस ग्रुप का, उसके बाद वो सूबाई वज़ीर आसिफ नकई को अपने साथ लेकर गए थे। फिर आसिफ नकई शमशाम बुखारी को अपने साथ लेकर गए नुमान लंगड़ियाल के घर, और उससे अगले ही दिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि दोनों ने जो है वो मुलाकात कर ली वज़ीर आला पंजाब से। तो उसके बाद से जो है वो अलीम खान मंजर आम पर नहीं है। अलबत्ता कल जो है गुज़िश्ता रोज़ उनके जो एक करीबी साथी हैं शुएब सदीकी जो साबिक MPA भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद की बुज़दार हुकूमत पे, और उनका ये कहना था कि 3.5 साल के अंदर PTI के कारकुनों को बुज़दार हुकूमत ने नज़रअंदाज किया है और जो तर्ज़ हुक्मरानी पंजाब हुकूमत ने अपनाया है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है वो अलीम खान भी अपने आप को स्टेटमेंट्स के ज़रिए और उनके जो रुफ़का हैं उनकी स्टेटमेंट्स के ज़रिए इन रख रहे हैं। लेकिन जो वहाँ तक चीफ़ मिनिस्टरशिप की बात है तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि हमज़ा शहबाज फिर किस चीज़ की तगोदो कर रहे हैं, अगर श्योरिटी दी गई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से परवेज़ इलाही को। अच्छा, एक सवाल में जाते जाते आपसे जानना चाहता हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, कोई MNA हैं मुल्तान से PTI के, मैं नाम भूल रहा हूँ, हजीरा या मिलता जुलता नाम था। अब उनकी वीडियो सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो मशकूक अरकान असम्बली हैं तो हुकूमत उनके गिर्द भी घेरा तंग कर रही है, अगरचे कि उनका ताल्लुक़ खुद हुक्मरान पार्टी से है। तो उनकी वीडियो में उन्होंने बताया कि जी रातों रात हमारा जो एक सिविल सूट चल रहा था एक मुखालिफ पार्टी से अराज़ी के चक्कर में, तो डिप्टी कमिश्नर और जो इस लेवल के लोग हैं उन्होंने दूसरी पार्टी को कब्ज़ा करवा दिया उस पर। और उन्होंने कहा कि ये जो इंतकामी कार्रवाई है, जब हमने कमिश्नर से बात की कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से रब्ता करें। तो आपके इल्म में है कि कुछ इस तरह के जो अरकान हैं, मशकूक अरकान PTI के, वो आइडेंटिफाई हुए हैं और उनको इस तरह से प्रेशर का निशाना भी बनाया जा रहा है? मिसाल जो आपने दी इसके बिल्कुल साथ इस ही हवाले एक से जो जी आप दोनों बात कर ले, पहले उमर कर लेता है फिर नाज़िर आप। जी बिल्कुल, ये जो आपने वसूतुल्ला खान साहब मिसाल दी, इसके साथ साथ अजमल चीमा जो कि तरीन ग्रुप के मेंबर हैं, उनके साथ भी उन्होंने भी एक दावा ये किया कि उनका पेट्रोल पंप और उनके जो बसों के अड्डे हैं फैसलाबाद में उनको बंद कराया गया है और उसको सील किया गया है। ये उस वक्त हुआ था जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर उस वक्त लाहौर का दौरा कर रहे थे। तो ऐसी शिकायत जो हैं वो सामने आ रही हैं गाहे बगाहे। ज़ाहिर है कि हुकूमती जो मशीनरी है वो इस वक्त बिलाशुबा एक्टिव ज़रूर है, क्योंकि अगर कोई वैसे राज़ी नहीं होता हुकूमत के साथ खड़े होने के लिए तो ऐसे राज़ी कर ले कहीं तो उसके हुकूमत की पावर तो नादिर क्या कह रहे हैं? फार्मूला इस्लामाबाद में भी चल रहा है।
बिल्कुल, जैसे अपोजिशन ने तमाम अरकान को बैरून मुल्क या इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोक रखा है, उसी तरह जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हुकूमत ने भी अपने अरकान को इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोक रखा है और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जाने से रोक रखा है। लेकिन बाज़ अरकान जिनसे हमारी बात हुई है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ये कहा हुआ है पार्टी में कि हम इस्लामाबाद में ही रिश्तेदारों के पास मौजूद हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद में नहीं है। तहरीक इंसाफ के एक रुकन से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि मैं शायद वोट देने के लिए ना आऊँ और जब वोटिंग हो तो शायद मैं मुल्क में भी ना हूँ। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या फिर पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें जो हैं अपोजिशन की, उनसे कोई रब्ता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम बाद में देख लेंगे, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो जो भी हुकूमत आएगी हम उनकी ज़रूरत हैं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बाज़ अरकान ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के जिनसे हमारी बात हुई है वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है, और एक रुकन शायद बैरून मुल्क जाने के लिए उड़ान जो है वो भरने के लिए भी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। अब वो उड़ान नहीं भर सकेंगे। हाँ। नहीं, इन्होंने नाम नहीं मेरा लिया। ख्याल है अगली जो वक्फा ले लें भाई। चलिए वक्फा ले लें। वेलकम बैक। यूक्रेन पर जो रूसी यलगार है वो तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। इनिशियली ये तखमीना लगाया गया था या अंदाजे लगाए गए थे कि शायद ये जंग इतनी लंबी ना खिंचे, मगर खिंच गई और यूक्रेन की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अभी तक जो मेन दो शहर हैं खार्किव और दारुल हुकूमत कीव, उस पर अभी तक रूस जो है कब्ज़ा नहीं कर पाया है। नंबर्स में ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा हैं। आज की जो डेवलपमेंट ये भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फ़ैसला दिया है यूक्रेन की दरख्वास्त पर और रूस को कहा है कि वो फौरी तौर पर अपना जो ये ऑपरेशन है वो रोके और अपनी फ़ौजें वापस ले जाए। मगर ज़ाहिर है इसकी वैल्यू वो ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुल्क इसको नहीं मानता तो इवेंचुअली सिक्योरिटी काउंसिल जा सकता है, मगर सिक्योरिटी काउंसिल में रूस वीटो कर सकता है। मगर इसकी वैल्यू ये ज़रूर होगी कि मुस्तकबिल में कभी अगर जब वॉर क्राइम्स की बात होगी तो शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस चल पड़े। अच्छा, एक और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अभी कोई घंटे डेढ़ पहले अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अब वो आर्म्ड ड्रोन्स भी भेज रहे हैं टू यूक्रेन। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद ऑपरेट करेंगे, मतलब टू हैंड ओवर टू द यूक्रेनियन फोर्सेस। अच्छा, एक जो वजह है कि इनका असॉल्ट स्लो क्यों हुआ है, मतलब रशियन लॉजिस्टिक लॉसेस और प्लानिंग अपनी जगह, कि बहुत सारा असला मगरब से पहुंचा है टू यूक्रेन। अच्छा, सिर्फ असला भी नहीं पहुंचा, फाइटर्स भी पहुंचे हैं। जैसे कि अभी अल जज़ीरा की रिपोर्ट में पढ़ा था, आपने ही दी थी, तो यूक्रेन का कहना है कि 60,000 जो ओवरसीज़ या डायस्पोरा यूक्रेनियंस हैं वो आए हैं टू फाइट फॉर दैट कंट्री, और उसके साथ अब तक कोई 20,000 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यूएस से, फिर यूके से, फिर यूरोप से ने वॉलंटियर भी किया है। अच्छा, वॉलंटियर्स के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, क्योंकि एक बेस जो था पोलैंड के बॉर्डर के करीब जहाँ से वो सारी लॉजिस्टिकल सप्लाई और लोग जा रहे थे, तो उस पर रशिया की मिसाइल फायरिंग भी हुई है। तो ये भी चल रहा है। उसके अलावा क्या तफसीलात हैं? हमारे दोस्त और TRT करस्पॉन्डेंट अली मुस्तफ़ा मौजूद हैं, जब से जंग शुरू हुई है लवीव में हैं वो। अली मुस्तफ़ा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, इतनी रफ्तार से सिचुएशन बढ़ रही है आगे तेजी से, मुबश्शिर और ज़रार साहब, के बहुत मुश्किल है ये डिटरमिन करना कि लाइंस कहाँ हैं, किधर रूसी फौज खड़ी है और किधर यूक्रेनियन फौज खड़ी है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि आप जो रिपोर्ट्स देखते हैं या जो हमारे पास इतलात आती हैं कि रशियन फौज बहुत नुकसान उसका सामना करना पड़ा है, बहुत टैंक्स आए हुए हैं, बहुत सोल्जर्स ने लूज किए हैं। ऑफिशियली वो कहते हैं कि जी हमारे सिर्फ 500 के करीब लोग शहीद हुए हैं इस जंग के अंदर, रशिया कहता है, लेकिन यूक्रेनियंस कहते हैं कि उनके 12,000 रशियन फौजी जो हैं वो मार चुके हैं। अब हकीकत इसमें कहाँ है, कहीं बीच में है। लेकिन अगर आप मेजर शहरों को देखें, कीव को देखें, आप ज़पोरोजिया को देखें, आप मारियोपोल को देखें, डोनेट्स्क या खार्किव या सूमी, तो इनके अंदर अभी भी यूक्रेनियन अफवाज का काबू है। मसला ये है कि रशियंस बहुत सारे एरियाज को इनसर्कल कर रहे हैं, जैसे माइकोलाइव हो गया या खार्किव हो गया, तो लड़ाई वहां पे चलती रहे, मगर अगर वो बाईपास करके आगे बढ़ जाते हैं
तो जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, जो जॉइंट ऑपरेशन JOF, उनका जो मेन आर्म फोर्सेस हैं, दे विल बी सराउंडेड इवेंचुअली. So the Russians are basically making chess moves. Yes, they are losing a lot of tanks, they're losing a lot of equipment and a lot of soldiers, but in the bigger picture, what they're trying to do is they're trying to encircle all these forces. So unless and until अगर यूक्रेनियन अपाच की इन एरिया से, खार्किव, सूमी, माइकोलाइव, इन एरिया से अगर एक प्रॉपर विड्रॉल या कंसोलिडेटेड ऑर्डरली विड्रॉल नहीं हुई, तो within a few weeks you will see कि Russians have encircled Ukraine's main fighting force outside of Kiev. लेकिन अब अली, अब इसके साथ अब अगेन, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती जो ख्याल था कि ये जंग इतनी देर शायद नहीं चलेगी, अब वो उनकी स्ट्रैटेजी है या उनकी लॉजिस्टिकल लॉसेस है, वो अपनी जगह. किस हद तक जो वेस्टर्न एड आ रही है, मिलिट्री एड आ रही है, उससे फ़र्क पड़ रहा है ऑन द ग्राउंड? क्योंकि अभी तक बज़ाहिर रशिया को कंप्लीट एयर सुप्रेमेसी तो नहीं हासिल हो सकी ना. हासिल नहीं हो सकी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रशिया ने मेन एयरफील्ड जो हैं, इवन यहाँ पे लिविव के अंदर, लिविव से कोई 2.5 घंटे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट मेजर एयरफील्ड तबाह कर दिए हैं. विनित्सिया एक एरिया जहां पे हम थे, वहां पे उन्होंने एयरफील्ड तबाह कर दिए हैं. तो रशिया तो हैमर आउट कर रहा है, हाँ, मगर उसके साथ साथ यूक्रेन के पास जो जैवलिन एंटी टैंक मैन पैड या एनलॉ जो ब्रिटिश वर्जन है जैवलिन का, they have really proved effective, or not only against tanks, but just stingers हैं, they've taken out Russian air capacity या helicopters हो या उनके अपने air defense systems हो. तो इस तरह एक बैलेंस तो चल रहा है, मगर हाँ, यूक्रेन अभी ये कह रहा है कि अपना, क्योंकि आई थिंक यूक्रेनियंस के अंदर भी रियलाइजेशन आ गई है, उन्होंने एक बात तो आज कबूल कर ली पिछले 24 घंटे के अंदर कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे. नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे. जस्ट होल्ड दैट थॉट अली, एक वक्फा लेते हैं, ये आते हैं कि डिप्लोमेटिकली अब क्या चल रहा है. स्टिक विद. वेलकम बैक जी. हम बात कर रहे हैं अली मुस्तफ़ा से, जो इस वक्त यूक्रेन के शहर लवीव में है. और अली, अभी आप बात कर रहे थे मिलिट्री पोजीशन के. अब जाहिर है कि वॉर एंड टॉक इज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम. तो अभी मैं पढ़ रहा था कि जो मुज़ाकरात हैं यूक्रेन और रूस के बीच में, अब जाहिर है कि मुश्किल एक नेगोशिएशन है, लेकिन कुछ अभी बयान में पढ़ा था कि रियलिस्टिक सिम की तरफ जा रही हैं. तो थोड़ा सा आप रोशनी डाल सकते हैं कि इस वक्त क्या बातें हो रही हैं? जी बिल्कुल. यूक्रेनियन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की साहब, उन्होंने कहा है कि जी रशियन साइड से एक रियलिस्टिक मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग द नेगोशिएशंस, जो पहले नहीं था. जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसके फौरन बाद एक फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट आई कि यूक्रेन और रशिया एक 15 पॉइंट प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे ये जंग खत्म हो सके. उसके अंदर ये भी होगा कि शायद यूक्रेन को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यूट्रल पोजीशन अपनानी हो. इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं ऑस्ट्रिया मॉडल, कि जो उसकी सिक्योरिटी है वो गारंटी हो करेंगे अमेरिका, जो FT रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है, ब्रिटानिया और तुर्की. अब यूक्रेन ने कहा है कि जी ये रिपोर्ट रशियन पॉइंट ऑफ व्यू को तरजीह दे रही है ज्यादा. हमारी तरफ से हमारी डिमांड बहुत क्लियर है: कंप्लीट सीज फायर, cessation of hostilities and the withdrawal of all Russian forces to pre-February 23rd lines, यानी जो क्राइमिया के अंदर मौजूद थे या जो डोनेट्स्क या लोहान से मौजूद थे. अगर इसमें वजाहत है तो इसका मतलब है कि टर्किश एफर्ट्स जो हैं टुवर्ड्स मीडिएशन, आज जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हैं चावुशोग्लू साहब, वो मॉस्को में थे और उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के अंदर वो यूक्रेन में आए और यहाँ पे आके इनकी क़यादत से मुलाकात करें. लेकिन अभी तक वो प्लान्स कंफर्म या डिटेल्स उस प्लान के ऊपर नहीं आई. तो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट जरूर जारी है. पिछले 24 घंटे के अंदर हमने देखा कि जी पोलैंड के, चेक रिपब्लिक के और स्लोवेनिया के जो लीडर हैं वो भी यहाँ पे कीव की तरफ आए, उन्होंने मुलाकात की ज़ेलेंस्की साहब से. ज़ेलेंस्की साहब ने पिछले 24 घंटे में US कांग्रेस से भी खिताब किया. तो बहुत डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका बहुत पैसे भी डाल रहा है टुवर्ड्स इक्विपिंग यूक्रेन और इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली. वैसे अभी ये जिक्र किया तो एक चीज़ कहना ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने
इस पूरी सिचुएशन में अपने डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कार्ड सही खेले हैं ना, वो तुर्की वो एर्दोगान है। ठीक है, अब एक तो मेरा ख्याल है कि जो तुर्किश टेक्नोलॉजी और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बेराक्तर ड्रोन की, उसकी तो मेरा ख्याल है कि कोई 1000% सेल बढ़ जाएगी आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी है कि अब हम यूजुअली चीज़ों को बड़ा सिंपलिस्टिकली देखते हैं ना, ये दोस्त ये दुश्मन, इस तरह नहीं होता ना। रशिया के साथ उनकी एक लंबी कॉन्फ्रंटेशन चलती रही है, लेकिन उसमें भी दे हैव नेगोशिएटेड एंड प्लेड इट वेरी केयरफुली। यूक्रेन और रूस दोनों को इन लोगों ने एक तरह से कंप्लीट किया हुआ है, और क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है और क्योंकि एक तरह से अपर हैंड है टर्की का इन दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको फिर आप कैश भी करते हो। सो इस जंग जैसे भी खत्म हो, एक चीज इसमें क्लियर है कि टर्की का जो डिप्लोमेटिक वेट है, ब्लैक सी की चाबी भी उसी सर ब्लैक सी की चाबी भी है ना उसके पास। और एक वो तो एर्दोगान साहब का एक बयान भी आया था, आई थिंक एर्दोगान साहब का ही था, बिल्कुल, कि नहीं, उसने ये कहा था कि EU को कि अब जरा थोड़ा सा नजर करम आप हमारी मेंबरशिप पर भी देखें, या आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पर भी किसी दिन हमला हो तो फिर आप सोचेंगे। तो फिर भी नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन कहने में क्या हर्ज है ना। डिप्लोमेसी में टर्किश जो है यूक्रेनियंस नहीं है ना, तो वो ब्लॉन्ड नहीं है, ब्लू आइड नहीं है, सिविलाइज नहीं है, हम मानते हैं, हम गंदे मैले को चले हैं हमारी तरह यार, तो उनको कौन लेगा? इट्स अ वाइट क्रिश्चियन क्लब EU, राइट। दूसरी चीज, अब EU की बात की तो अब इस पर तो बहुत तफसील में बात हो सकती है, लेकिन एक जो मुझे आउटकम नजर आ रहा है, जब ये जंग खत्म होगी, जब भी ये जंग खत्म होगी, यू विल सी अ मिलिटरीली पावरफुल यूरोप इमर्ज। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जर्मनी ने फाइनली दहाइयों के बाद अपनी स्पेंडिंग उस लेवल पर ले आए हैं जो नेटो इवन कहते थे कि फिनलैंड और स्वीडन भी अपनी न्यूट्रलिटी को खत्म कर रहे हैं। इवन स्विट्जरलैंड ने भी फ्रीज कर दिए हैं रशियन असेट्स। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ सर, तो ये कोई छोटी बातें नहीं है। और अभी तो इट विल बी अंडर अमेरिकन लीडरशिप, लेकिन वक्त का कुछ होता, आप 10 साल दें, आप 20 साल दें, तारीख में 10-20 साल की क्या अहमियत होती है? कुछ नहीं होता ना। उसके बाद यू माइट सी अ मोर सॉलिड मिलिटरीली एंड पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट यूरोप, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। लेकिन हर एक चीज के साथ शराइत और जवाबत लागू है, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। आज तुम कह रहे हो तो लफ्ज गेम चेंजर से नफरत है जो आखिर में मुझे भी गेम चेंजर तो वैसे हाँ, और मुझे नफरत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर भाई आने वाला वक्त बताएगा तो फिर आप जाइए, हम आने वाले वक्त तो हम जा ही रहे हैं ना, इसलिए तो मैंने कहा था। नहीं सर, अब सब आप देखिए सब वन पेज पर होंगे। जाने का एक और जुमला दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।